Good morning everyone, and we'll discuss today the new chapter sources of energy. Sources of energy एक जनरल चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर we'll discuss the different forms of energy. So we'll discuss in this chapter the different forms of energy. 10th क्लास का जो पुराना सिलेबस हुआ करता था उसमें एक चैप्टर था एनर्जी, दूसरा था एनर्जी सप्लीमेंट और फ्यूल्स। उन चैप्टर्स को मिला के ये एक जनरल चैप्टर बना दिया गया है एंड दैट इज़ व्हाट द सोर्सेस ऑफ एनर्जी. What do you mean by source of energy? Anything that provides energy is known as source of energy. What do you mean by source of energy? Anything that provides energy is known as source of energy. The question is, what should be the characteristics of a good source of energy? So there are some general characteristics for the good source of energy. NCERT के पेज नंबर 243 पर दिया हुआ है कि हमारा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है it should do the large amount of useful work. So what should be the characteristics of good source of energy? We'll discuss first the general aspects, that what should be the characteristics of good source of energy. So point first, a source of energy should do large amount of useful work per unit volume. कि हमारा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उस सोर्स ऑफ एनर्जी की पहली कैरेक्टरिस्टिक है it should do the large amount of useful work. Second है it is easily accessible. मतलब जो भी हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सोर्स ऑफ एनर्जी it should be easily accessible. That means वो हमारी अप्रोच में भी हो, जिसको हम यूज भी कर पाएँ. मतलब ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है कि जिसको पाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़े. दैट इज नॉट ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी इज दैट विच इज इजीली एक्सेसिबल, जिसको आसानी से पाया जा सकता है और यूज किया जा सकता है. दैट इज द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. एंड थर्ड वन, easy to store and transport. easy to store and transport. जैसे एलपीजी है, एलपीजी को हम सिलेंडर्स के अंदर भर लेते हैं तो इजी टू स्टोर. एलपीजी सिलेंडर्स को हम ट्रक के जरिए या हम टैंक के जरिए, जो ऑयल टैंकर्स होते हैं, एलपीजी के टैंकर्स होते हैं, उसके अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं. सो इट इज़ easy to store and transport. And point 4, it should be economical. Point 4, it should be economical. So those source of energy which have such characteristics, they comes under the category of good source of energy. So these are the characteristics of good source of energy. अब इस चैप्टर के अंदर हम कुछ जनरल डिस्कशंस करेंगे, जैसे फ्यूल क्या है,
anything that provides energy is known as fuel. Anything that provides energy on burning, that is known as fuel. Now फ्यूल है, इट शुड बी आइडियल. आइडियल का मीनिंग हो गया है कि हम उसको डोमेस्टिक कंडीशंस के अंदर यूज कर पाएँ. भाई फ्यूल है, अगर वो आइडियल नहीं है, आप उसको डोमेस्टिक कंडीशंस में यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके किस काम का फ्यूल है वो? सो विल डिस्कस कि व्हाट इज़ आइडियल फ्यूल. आइडियल फ्यूल क्या है? आइडियल फ्यूल which is used under ordinary conditions, जिसमें एनर्जी रिलीज बहुत ज़्यादा होती हो, जिसको इजीली असेस किया जाए, जिसको इजीली जलाया जाए, इकोनॉमिकल हो और इको फ्रेंडली हो. ऐसे फ्यूल्स आइडियल फ्यूल है. तो इन द साइंटिफिक लैंग्वेज अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें कि व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल, सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल. पहली कैरेक्टरिस्टिक है, शुड प्रोवाइड द लार्ज अमाउंट ऑफ यूजफुल एनर्जी. It should provide the large amount of useful energy. क्वेश्चन ये है कि यूजफुल एनर्जी क्या है? आउटपुट एनर्जी माइनस इनपुट एनर्जी, दैट इज नॉन एज यूजफुल एनर्जी. भाई किसी भी फ्यूल को जलाने के लिए आपको इनिशियली एक एनर्जी देनी पड़ती है. एलपीजी है जो कुकिंग गैस है, उसको जलाने के लिए आप लाइटर से स्पार्क देते हैं, तो आप एक इनपुट एनर्जी देते हैं. आप लकड़ी जला रहे हैं तो उस पर हल्का सा केरोसिन डाल के और हम माचिस के तिल्ली से उसको आग देते हैं. तो किसी भी फ्यूल को जलाने के लिए, उसका इग्निशन स्टार्ट करने के लिए, व्हाट एवर द एनर्जी दैट यू गिव, दैट इज नॉन एज इनपुट एनर्जी. और वो फ्यूल जलने के बाद में हमें जो एनर्जी देता है, दैट इज नॉन एज आउटपुट एनर्जी. तो हमारा कोई भी फ्यूल है, उसके अंदर इनपुट कम से कम होना चाहिए और आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए. तो इनपुट जितना कम होगा और आउटपुट जितना ज़्यादा होगा तो यूजफुल एनर्जी ज़्यादा होगी. भाई एलपीजी है, घरों के अंदर सिलेंडर्स में हम जब कुकिंग गैस यूज़ करते हैं तो हम हल्की सी स्पार्क देते हैं, तो वी गिव अ वेरी लिटिल इनपुट एनर्जी. और कुकिंग गैस जब जलना शुरू होती है, उसका इग्निशन स्टार्ट होता है, 1 घंटे तक 2 घंटे तक गैस चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, तो उसका आउटपुट एनर्जी बहुत ज़्यादा है. तो आउटपुट ज़्यादा हो, इनपुट कम हो, तो यूज़फुल एनर्जी ज़्यादा होगी. आप लकड़ी जलाते हैं, तो लकड़ी जलाने के लिए आपको थोड़ा सा इनपुट एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी बजाय के कुकिंग गैस. थोड़ा केरोसिन तेल डालना पड़ेगा, ठीक है, कुछ कागज़ लगाने पड़ेंगे, या जैसे पराली है, कुछ घास है, सूखी घास, वो लगा के, और फिर आपको माचिस की तिल्ली लगानी पड़ेगी. तो इनपुट बढ़ जाएगा. और लकड़ी जलेगी तो साथ में धुआं भी होगा
और धुआं होगा, एनर्जी रिलीज तो होगी बट धीरे धीरे बढ़ेगी, तो इनपुट थोड़ा ज़्यादा होगा, आउटपुट थोड़ा कम होगा, तो जो डिफरेंस होगा वो कम होगा, तो यूज़फुल एनर्जी कम होगी। इसका मतलब जो एलपीजी है, इट इज़ ए बेटर फ्यूल देन वुड। द पीपल इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल यूज़ विलेजेस के अंदर, दे यूज डंग केक्स, गौ से यूज़ करते हैं, जो गोबर के गौ से बनाते हैं उसको बोलते हैं डंग केक्स, इंग्लिश में डंग केक्स बोलेंगे, हरियाणा के अंदर गोसे बोलते हैं, राजस्थान के अंदर थापड़ी बोलते हैं या छाना बोलते हैं। तो इनको जलाने के लिए हमें इनपुट ज़्यादा देना पड़ेगा, बदले में आउटपुट कम होगा, तो यूजफुल एनर्जी कम रिलीज होएगी। इसका मतलब जो डंग केक्स है उससे बेटर फ्यूल वुड है और वुड से बेटर फ्यूल एलपीजी है। सो दिस इज़ व्हाट द यूजफुल एनर्जी, कि हमारा आइडियल फ्यूल वो है दैट शुड प्रोवाइड द लार्ज अमाउंट ऑफ यूजफुल एनर्जी। सेकंड है ऑप्टिमम इग्निशन टेम्परेचर। ऑप्टिमम ignition temperature, the minimum temperature at which a substance catches fire is known as ignition temperature. The minimum temperature at which a substance catches fire is known as ignition temperature. हमारा फ्यूल है, उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। आप ऑप्टिमम इग्निशन टेम्परेचर का मीनिंग तो समझ ही रहे होंगे कि आप किसी भी फ्यूल को जलाना शुरू करते हैं, उसको गर्म करना शुरू करते हैं, तो कितना गर्म करने के बाद में वो फायर को कैच करता है, दैट इज इग्निशन टेम्परेचर। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेस फायर इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कि मान लो आपका फ्यूल है और उस फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर 80 सेंटीग्रेड है, 90 सेंटीग्रेड है, तो उस फ्यूल को जलाने के लिए आपको बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज व्हाट, इनपुट एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। और जब इनपुट एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो यूजफुल एनर्जी कम हो जाएगी। और हमारा फ्यूल है, उसकी इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम भी नहीं होना चाहिए ताकि हम रूम टेम्परेचर उसको स्टोर ही ना कर पाएँ। भाई ठीक है, सर्दियों के अंदर हमारे हरियाणा के अंदर टेम्परेचर आ जाता है 5 सेंटीग्रेड आ जाता है, 3 सेंटीग्रेड आ जाता है। मैक्सिमम टेम्परेचर गर्मियों के अंदर 42, 43 तक चला जाता है। हमारा फ्यूल है, उसका इग्निशन टेम्परेचर 40 नहीं होना चाहिए, गलत है। कि ठीक है, सर्दियों में तो आपने उसको स्टोर कर दिया खुले में, लेकिन जैसे गर्मी आएगी वो पड़ा ही फायर कैच कर लेगा। भाई मान लो उस फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर कितना है, 40 है, और गर्मी तेज हो गई और टेम्परेचर आ गया 42, तो जिस फ्यूल को आपने जहां भी रखा हुआ है अपना आप ही वो पड़ा फायर कैच कर लेगा। सो द इग्निशन टेम्परेचर शुड बी ऑप्टिमम, इट शुड बी ऑप्टिमम, ना कम हो ना ज़्यादा हो। थर्ड है शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। द क्वेश्चन इज, कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? The heat energy that is released by the complete combustion of 1 gram of any fuel is known as calorific value. The heat energy that is released by the complete combustion of 1 gram of any fuel is known as calorific value. It should have the high calorific value. Hydrogen has highest calorific value, it is 150 kilojoules पर ग्राम। इसीलिए हाइड्रोजन को आइडियल फ्यूल तो नहीं बोला गया है, बट वो एक एक्सीलेंट फ्यूल है। उसके बाद में नंबर आता है मीथेन का।
देन LPG का। तो these fuels have high calorific value. And point 4, should produce less harmful gases, should produce less harmful gases on burning. Should produce less harmful gases on burning. मतलब कि फ्यूल है, जलने के बाद में वो हार्मफुल गैसेस रिलीज ना करे. दैट इज व्हाट इट शुड बी इको फ्रेंडली. इट शुड बी इको फ्रेंडली. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल. और फिर बाकी की आप जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है वो ऐड कर सकते हैं कि इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल, इट वुड बी easy to store and transport, and perhaps it should be economical. So these are the characteristics of ideal fuel. तो ideal fuel का एग्जाम्पल हो गया है हमारा LPG. अब इसके ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन की फ्रेमिंग होगी. या तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल फ्यूल एंड व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल. या इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन की फ्रेमिंग होगी, और वो क्वेश्चन क्या होगा कि देयर आर टू फ्यूल्स X एंड Y. फ्यूल X की और Y की दोनों की कैलोरीफिक वैल्यू दी होगी, दोनों का इग्निशन टेम्परेचर दिया होगा, और दोनों जलने के बाद में कौन सी हार्मफुल गैसेस रिलीज करते हैं वो दिया हुआ होगा. आपको कहेगा कंपेयर देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, कंपेयर देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, विच फ्यूल इज बेटर फ्यूल एंड वाई. तो इसके अंदर मान लो फ्यूल X है, उसकी दो अच्छाइयाँ हैं, एक बुराई है, और फ्यूल Y है, उसकी एक अच्छाई है, दो बुराई है, तो फ्यूल X विल बी ए बेटर फ्यूल. ओके, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल. और इसके ऊपर क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग होगी वो इस तरह से होगी. इसी के साथ में हमारा एक रिलेटेड टॉपिक है कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सीलेंट फ्यूल. व्हाट डू यू मीन बाय एक्सीलेंट फ्यूल. एक्सीलेंट फ्यूल का एग्जाम्पल हो गया है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन एक एक्सीलेंट फ्यूल है. क्यों है? बिकॉज इट हैज़ हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू. इट हैज़ हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, पहली बात, एंड दैट इज व्हाट 150 किलो जूल्स पर ग्राम. एंड सेकंड है डज नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस. हाइड्रोजन विल बर्न in the presence of oxygen, it form water vapors. तो water vapors का क्या नुकसान है? तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक है हाइड्रोजन को एक एक्सीलेंट फ्यूल बनाती है. ओके, ऑल्दो हाइड्रोजन इज द एक्सीलेंट फ्यूल, हाइड्रोजन एक एक्सीलेंट फ्यूल है. क्यों है? बिकॉज इट हैज हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू एंड इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल गैस, बिकॉज हाइड्रोजन विल बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जरूरी है, ऑक्सीजन के बिना बर्निंग नहीं होगी, बिकॉज ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन. सो हाइड्रोजन विल बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट फॉर्म वाटर वेपर्स, साथ में एनर्जी रिलीज होएगी. वाटर वेपर का कोई नुकसान नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस टू कैरेक्टरिस्टिक्स द हाइड्रोजन इज द एक्सीलेंट फ्यूल. Although hydrogen is the excellent fuel, but it is not used as ideal fuel. This is the question. ये बोर्ड के अंदर बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि although hydrogen is the excellent fuel, but why this is not used as ideal fuel? The question is, it is highly inflammable gas. ये बहुत inflammable गैस है. हाइड्रोजन का कंटेनर है, हल्का सा कहीं पे लीक हो गया और हल्की सी स्पार्क अगर चलेगी
सारा का सारा हाइड्रोजन होगा, इट बर्न्स एट इंस्टेंट एंड रिजल्ट्स इन एक्सप्लोजन. So it is not easy to store and transport. Because of this is not an ideal fuel, it is the excellent fuel. तो ये हमारा एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि फ्यूल क्या है, आइडियल फ्यूल क्या है, एक्सीलेंट फ्यूल क्या है. फ्यूल्स को डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज फ्यूल्स प्रोवाइड्स एनर्जी. फ्यूल्स हमें एनर्जी देते हैं. अब यहाँ पर फिर एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो चैप्टर है इसको हमें डिस्कस करने की ज़रूरत क्या है. तो डिस्कस करने की ज़रूरत है कि दुनिया है, दुनिया को अवेयर किया जाए, सावधान किया जाए कि ओबे एनर्जी कंजर्वेशन, कि एनर्जी को यूज तो करो बट एनर्जी को बचाओ. ये बोलता है एनर्जी कंजर्वेशन. द क्वेश्चन कम्स इन माइंड कि एनर्जी है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ये कॉन्सेप्ट है यूनिवर्स के अंदर, बिकॉज द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो फिर हमें एनर्जी के बारे में चिंता करने की जरूरत क्या है कि एक एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट है दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. जब हम एनर्जी को खत्म ही नहीं कर सकते तो फिर एनर्जी के बारे में हमें सावधान होने की, चिंता करने की जरूरत क्या है. द वर्ल्ड इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ एनर्जी क्राइसिस. Energy crisis is what? The shortage of energy is known as energy crisis. जरूरत है because of the concept transformation of energy. अभी इस क्लासरूम के अंदर ये ट्यूबलाइट्स जल रही हैं, तो इनके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है that converts into लाइट एनर्जी. लाइट एनर्जी से हमारा पर्पस पूरा हो रहा है, लेकिन इस लाइट एनर्जी को मैं वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकता. मैं बोल रहा हूं, मेरे गले से साउंड एनर्जी निकल रही है, बोल रहा हूं तो मैं थक भी रहा हूं. अरे जो एनर्जी मेरी क्लासरूम के अंदर डिसिपेट हो रही है, साउंड एनर्जी फैल रही है, क्या मैं उसको रीबैक कर सकता हूं? क्या वापस उसको मेरे बॉडी के अंदर डाल सकता हूं? नहीं डाल सकता. ये पंखा चल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू विंड एनर्जी. विंड एनर्जी से हमें कंफर्ट मिल रहा है, लेकिन क्या उस विंड एनर्जी को वापस मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते. इस रूम के अंदर नहीं कर सकते. हम कुकिंग गैस जलाते हैं और कुकिंग गैस से हमारा खाना पकता है और सिलेंडर खाली हो जाता है. फिर महीने के ऊपर टेंशन आ जाती है कि सिलेंडर भरवाना है. कुकिंग गैस जलती है, एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है एंड इट डिसिपेट्स इनटू द एनवायरनमेंट. जो एनर्जी एनवायरनमेंट में डिसिपेट हो जाती है, इट कैन नॉट बी रीबैक, उसको वापस नहीं लिया जा सकता. बिकॉज ऑफ दिस हमें एनर्जी के बारे में चिंता करने की जरूरत है, हमें एनर्जी को कंजर्व करने की जरूरत है. बिकॉज हमें वो एनर्जी चाहिए जो हमारे लिए यूजफुल हो, उसकी फॉर्म हमारे लिए यूजफुल हो. इसलिए हमें एनर्जी के बारे में कंजर्व करने की जरूरत है. इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे द सोर्सेस ऑफ एनर्जी, और सोर्सेस ऑफ एनर्जी के अंदर विल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी, दैट विच सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर कन्वेंशनल एंड विच सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर नॉन कन्वेंशनल. सो this is all about the introduction of the chapter sources of energy. We will discuss in this class the general topics. In the next classes we'll discuss the classification of sources of energy. Thank you.